हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हमारी PTC 65 इकोनॉमी की मैगजीन चल रही थी। हाँ, कल एक भी वीडियो नहीं आया क्योंकि आई वाज अ लिटिल बिजी। तो चलिए हम फिलहाल आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट एज पर द अभी क्या है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने डाटा रिलीज़ किया है। उसके हिसाब से देखा गया है कि अक्टूबर 2019 में जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और 8.5% हो गया, विच इज़ द हाईएस्ट सिंस अगस्त 2017। नाउ कुछ देख लेते हैं ऑफ की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर। फर्स्ट है लेबर फोर्स participation rate. It is defined as a percentage of the persons in labor force that is a worker or seeking और अवेलेबल फॉर वर्क इन द पब्लिक। मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में हम उन वर्कर्स को काउंट करते हैं जो या तो अभी वर्क कर रहे हैं या फिर वर्क ढूंढ रहे हैं या फिर वर्क करने के लिए अवेलेबल है लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा। वर्कर पॉपुलेशन रेशो में यही है कि परसेंटेज ऑफ जो एम्प्लॉयड पर्सन है, जो पॉपुलेशन में पर्सन ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन है। प्रोपोर्शनल अनएम्प्लॉयड क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, जो पॉपुलेशन में पर्सन अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड रेट क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अमंग द लेबर फोर्स। ठीक है, लेबर फोर्स के अंदर पर्सन अनएम्प्लॉयड कितने हैं? ठीक है, लाइक आप ये सोचो, वैसे तो 500 नंबर है पॉपुलेशन के, ठीक है, लेकिन कुछ तो 100 लोग तो ऐसे होंगे ना जो काम करना ही नहीं चाहते, तो हम उसको नहीं गिनते। लेबर फोर्स में हम सिर्फ उन्हीं लोगों को गिनते हैं जो काम ढूंढ रहे हैं और काम करने के लिए अवेलेबल है और इच्छुक भी हैं। तो 400 लोग हुए फिर लेबर फोर्स। तो इसके अंदर हम देखेंगे कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं। ठीक है, तो ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एक्टिविटी स्टेटस क्या है? द एक्टिविटी स्टेटस ऑफ पर्सन इज डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। उनकी एक्टिविटी के बेसिस पे हम इसको पर्सन डिटरमाइन करते हैं। परस्यूड बाय द पर्सन ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड रेफरेंस पीरियड। इट कैन बी डिटरमिन, दो तरीकों से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। यूजुअल स्टेटस और करंटली वीक स्टेटस। When the activity status is determined on the basis of reference period of last 365 days preceding the date of the survey. करंटली वीकली स्टेटस में क्या होता है? जब एक्टिविटी स्टेटस हम डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस कब लेते हैं? ऑफ एटलीस्ट 7 days प्रेसिडिंग इन द डेट ऑफ सर्वे। जब आप देख लेते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है क्या, देखो ये अप्रैल 2017 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। ये करते हैं एक न्यू रेगुलर अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे लेके आया था विद सर्टेन चेंजेस। कुछ इसमें चेंज किए गए थे अपनी मेथोडोलॉजी में, सर्वे मेथोडोलॉजी में, जैसे डाटा कलेक्शन मैकेनिज्म में, सैम्पलिंग डिज़ाइन में। इसमें क्या 5 साल में एक बार क्या होता है विद द अर्लियर क्विंकेनर। पहले क्या होता था? 5 साल में एक बार होता था एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे ऑफ NSSO। इट हैज़ बीन लॉन्च विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरिंग क्वार्टरली चेंज ऑफ वेरियस लेबर। अभी ये क्या करता है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि क्वार्टरली चेंज कितना हुआ है लेबर मार्केट स्टैटिस्टिकली इंडिकेटर्स में अर्बन एरियाज में, एंड एज वेल एज जनरेटिंग एनुअल एस्टिमेट्स ऑफ दीज इंडिकेटर्स बोथ फॉर रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज विच कैन बी यूज फॉर पॉलिसी मेकिंग। आगे करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देखो आपको नाम से पता चलोगे सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? जो बंदे अपने आप ही अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके प्रॉफिट पे उनका डिपेंड करता है कि कितने उनकी रिम्यूनरेशन है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं वर्किंग ऑन देयर ओन अकाउंट, जो अपने वर्क कर रहे हैं या फिर एक या दो पार्टनर के साथ मिलकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह काम कर रहे हैं। Hold the type of the job defined in a self-employment job, and in this capacity have engaged on a continuous basis one or more person to work for them and apply। और इस काम को करने के लिए अगर उन्हें एक या दो पर्सन को उन्होंने एक एम्प्लॉय मतलब कि रखे भी हुए हैं कि जिनको काम पे रखा हो, तो वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ही आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जॉब्स आर द जॉब्स विच वेयर द रेम्यूनरेशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द प्रॉफिट। आपके प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, जो अभी आपकी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस है, जो भी आपके प्रॉफिट आता है उसे उसके हिसाब से। अभी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने कुछ सर्वे किया तो उसके हिसाब से देखा गया है कि जो रूरल मैन का जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ा है। जो पहले 53.5% था वो अब 57.8% हुआ है। रूरल वुमेन का भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ है, पहले 55.7 था 57.7% हो गया। अर्बन मैन का डिक्रीज़ हुआ है, दैट इज़ द 41.1% से 39.2 हो गया। एंड अर्बन वुमेन का भी डिक्रीज़ हुआ है 41.1% से लेकर 34.7% हो गया। आगे चलते हैं नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किया है कि वो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल का कंपोजिशन बताएगी, क्या स्ट्रक्चर होगा। जो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल है, देखो इसका काम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी कंट्री में इनोवेशन और स्टार्टअप का इकोसिस्टम को इंप्रूव कर सके, इनोवेट कर सके। कंपोजिशन क्या है कि जो चेयरपर्सन कौन होंगे? इनका मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होंगे। एक्स ऑफिसर मेंबर्स को नॉमिनेट किए जाएंगे कंसर्न मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इनका रैंक ज्वाइंट सेक्रेटरी से बिलो नहीं होगा टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। इनका जो टर्म होगा वो 2 साल के लिए होगा। फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लाइक द फाउंडर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप। गवर्नर जो होंगे काउंसिल के ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे, जो भी TPIIT के होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट। देखो मैकेनिज्म क्या है? अगर आपको एग्रीकल्चर की कोई फाइनेंस चाहिए, आप किस तरह से एग्रीकल्चर के लिए फाइनेंस ले सकते हैं? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बैंक लिंक की स्कीम है, ज्वाइंट लेबिलिटी ग्रुप, इस तरह से आप कुछ एग्रीकल्चर क्रेडिट की स्कीम दें। अब करेक्टरिस्टिक क्या है एग्रीकल्चर क्रेडिट की? देखो 2 तरह के क्रेडिट हैं। एक इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं जैसे जो आप जैसे कम बैंक से लेते हो लोन, ठीक है, लेकिन जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है कि अगर आपने किसी
मनी लेंडर से ले लिया लोन या फिर किसी रिलेटिव से ले लिया तो उसे बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन। तो दो तरह के सोर्सेज हैं। जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में देखा गया लोग 72% वहाँ से एग्रीकल्चर क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोग जैसे मनी लेंडर या रिलेटिव से 28% क्या ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं। अगर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स में देखा जाए जो कमर्शियल बैंक से मेनली 79% ले रहे हैं, कोऑपरेटिव से 15% और रीजनल रूरल बैंक से 5% और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 1% ले रहे हैं। लोन वेवर देखा गया, लोन वेवर अभी तक 2.4 लाख करोड़ को हमने ऑलमोस्ट 1.4% ऑफ जीडीपी को क्या कर लोन वेव कर चुके हैं, जो कि 2014 से 2015 के बीच में, मतलब कि तब से अभी तक हमने 2.4 लाख करोड़ का लोन वेव कर दिया। हमने देखा क्या है कि शॉर्ट टर्म लोन का जो शेयर है वो इंक्रीज़ हुआ। जो पहले था शॉर्ट टर्म लोन जो लोग लेते थे एग्रीकल्चर क्रेडिट में, वो पहले 51% था 2000 में, और अब 2018 में वो 75% हो चुका है। एग्रीकल्चर फाइनेंस अगर देखा जाए ब्रीफ हिस्ट्री में, तो अगर फेज़ 1 में देखा जाए 1951 से 69 में डेवलपिंग प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, इसका थ्रस्ट हुआ था। नेशनल क्रेडिट काउंसिल हमने 1968 में खोली थी, जिसका एम्फोसाइज ये था कि कमर्शियल बैंक को इंक्रीज़ करना चाहिए फाइनेंस, क्योंकि वो ज़्यादा फाइनेंस दे सके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को और एग्रीकल्चर को। फिर 1969 को पता है नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक, जिस वजह से क्या हुआ था, रूरल और सेमी अर्बन बैंक्स को काफ़ी थ्रस्ट मिला था। फेज़ 2 1970 से 80 में देखा गया ना, 1970 का जो डिकेड था, इसमें क्या कमर्शियल बैंक्स को एंट्री दिया गया कि आप एग्रीकल्चर क्रेडिट करो, लेड बैंक स्कीम को, और प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग इस चीज़ का इंट्रोडक्शन हुआ था। रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 में इनेक्ट हुआ था ताकि हम बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटी दे सके मेनली एग्रीकल्चर और अदर रूरल सेक्टर के। फिर नाबार्ड को एस्टैब्लिश किया गया 1982 में, ताकि वो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को क्या कर सके, प्रमोट कर सके बाय फाइनेंसिंग स्पेशल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया 1989 में 2 सर्विसेज देते, स्पेशल सर्विस एरिया अप्रोच और एनुअल क्रेडिट प्लान इस सिस्टम, जिससे हम ज़्यादा रूरल एरियाज़ में क्या कर सके, पहुँचा सके फाइनेंस को। फेज़ 3 1990 ऑनवर्ड में देखा गया नरसिम्हा कमेटी की इंप्लीमेंटेशन हुई, ताकि हमने ज़्यादा जो बैंक्स को एफिशिएंट बनाए कि वो ज़्यादा क्रेडिट दें। फिर पहला नेशन वाइड फार्म लोन वेवर दिया गया 1990 में। फिर आपको पता ही है एस्टेब्लिशमेंट हुआ था रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, साथ में नाबार्ड के साथ, जिसका मतलब यही था कि वो ज़्यादा फंडिंग दे सके रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। फिर नाबार्ड ने एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 1992 में, यही सेल्फ हेल्प ग्रुप का बैंक लिंकेज प्रोग्राम। ठीक है, तो ये कुछ हमने देख लिया कि किस तरह से जो एग्रीकल्चर फाइनेंस बढ़ा है अब से अब तक। ठीक है, 1951 से। अब जरा देख लेते हैं प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग। देखो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग हम मेनली 8 सेक्टर्स को क्या देते हैं, जो बैंक्स को होते हैं कि 40% लोन आपने प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के उनको देना ही देना है। ठीक है, ताकि हम उनका क्या कर सकें, उनको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, देखो प्राइवेट सेक्टर में मेन से कौन सा सेक्टर आता है, देखो एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमईज होगी, एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर। ये कुछ 8 सेक्टर हैं जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब कि लोन को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर लोन्स टू द फॉलोइंग। अब कौन कौन से इसमें जो बोरोवर्स हैं वो एलिजिबल होते हैं। ठीक है, इसमें लोन्स क्या होता है, हम कम इंटरेस्ट में देते हैं, जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो गए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, SC ST के लोग हो गए, डिस्ट्रेस फार्मर्स हो गए, तो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स की वजह से क्या हुए हैं, उधार में डूबे हुए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, आर्टिसंस या विलेज कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, जिनको क्रेडिट हम 1 लाख से कम ही देते हैं। ठीक है, बेनिफिशरीज होकर जो अंडर गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स के अंडर कुछ बेनिफिशरी जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर या नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ द मैन्यूअल्स के अंदर। ठीक है, बेनिफिशरीज ऑफ डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम, डिस्ट्रेस पर्सनस अदर देन द फार्मर्स के अलावा जो डिस्ट्रेस पर्सन जिनको लोन अमाउंट हम 1 लाख से कम ही देते हैं पर बोअर टू प्रीपेड देयर डेब्ट टू नॉन इंस्टीट्यूशन, ताकि जो उन्होंने नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर से पैसा दे रखा है ताकि वो उनको दे सकें। इंडिविजुअल जो वुमेन बेनिफिशरीज हैं उनको भी 1 लाख से कम हम दे सकते हैं लोन। ओवरड्राफ्ट लिमिट तो पीएम जनधन योजना अकाउंट होल्डर अप टू 10,000 विद एज लिमिट ऑफ 18 to 65 ईयर्स। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को भी दे सकते हैं एज में भी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो एक्टिविटीज़ कवर होती है एग्रीकल्चर में वो 2 कैटेगरीज में, जैसे फार्म क्रेडिट होता है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एंसिलरी एक्टिविटी। जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट है वो मैकेनिज्म है कि किस तरह से जो बैंक्स को हम इनेबल कर सकें टू अचीव द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट एंड सब टारगेट बाय परचेज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इन द इवेंट ऑफ शॉर्ट टर्म। अब देखो ओडिशा की कार्य स्कीम है उसको मर्ज किया गया सेंटर के पीएम स्कीम है। देखो ये है कि जैसे पीएम किसान स्कीम है वो भी क्या करते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फॉर्म्स को क्या करते हैं 6,000 रुपये पर 1 साल में क्या कहते हैं 3 किश्तों में क्या देती है 2-2 हज़ार रुपये देती है। ठीक है, उसी तरह जो पीएम की ओडिशा की जो कार्य स्कीम है वो क्या करती है, तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को 10,000 रुपये 1 साल में देती है और उसी तरह जो लैंडलाइंस फार्मर्स हैं उन्हें 12,000 रुपये साल में देती है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं अभी क्या है, मर्जर ऑफ द कृषक असिस्टेंस फॉर द लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन कार्य स्कीम की फुल फॉर्म है ये की गई है, इज डन ड्यू टू द फाइनेंशियल सिस्टम। अभी कहते हैं पहले जो किसान स्कीम से भी जो फार्मर था उसको 6,000 मिलते थे। ठीक है, और काले स्कीम से भी उसको क्या मिल जाते थे 10,000 मिलते थे। तो अब टोटल उसके पास कितने मिल जाते थे, उसको 1 साल में 16,000 मिल जाते थे। लेकिन अब इनको मर्ज करने के बाद क्या है, उनको सिर्फ कितने मिलते हैं 10,000 मिलते हैं। ठीक है, उसी तरह जो लैंडलाइंस को 12,000 मिलते थे। ठीक है,
12,000 मिलते थे, लेकिन पीएम किसान सभा में लैंडलेस फार्मर्स के लिए कोई भी वो नहीं है, मतलब कि कुछ भी उसके लिए स्कीम नहीं है। तो इस वजह से लैंडलेस फार्मर्स को अभी 12,000 कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। तो यही है, जो आगे बढ़ लेते हैं। अभी इन काले स्कीम में क्या हो, जो फार्मर्स को, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे उनको कितने 10,000 रुपये मिलते हैं 2 इंस्टॉलमेंट में फॉर 2 ग्रुप्स इन ये। जो लैंडलेस एग्रीकल्चर फार्मर्स थे उनको क्या मिलते थे, 12,000 रुपये मिलते थे पर एनम फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए, ठीक है। लेकिन अंडर पीएम किसान स्कीम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनको 6,000 रुपये प्रोवाइड करते थे, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट टू अबाउट 14 करोड़ फार्मर। जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, आपको पता है 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। जो एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी वो किसके द्वारा की जाती है, स्टेट और यूटी गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। अब न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो बेनिफिशियरी है वो सिर्फ 10,000 रुपये उनको मिलेंगे, जो कि अंदर काले स्कीम के अंडर है। पहले जब उनको 16,000 मिलते थे, मैंने आपको बता दिया किस हज़ार से वो 10,000 काले स्कीम से ले लेते थे और 6,000 पीएम किसान स्कीम से ले लेते थे, ठीक है। अब उन्हें क्या मिलेंगे, सिर्फ 10,000 मिलेंगे, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट अब कहेगी 4,000 जो फार्मर को एक्स्ट्रा देती थी, द स्टेट गवर्नमेंट विल गिव ₹4,000 टू फार्मर वाइल द रेस्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय द, ठीक है। वो 6,000 तो पीएम किसान से बस किसान स्कीम से उसको मिले ही नहीं, बाकी जो 4,000 है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। लैंडलेस फार्मर्स को कंटिन्यू केयर मिलेगा, उसको 12,000 रुपये पर ईयर मिलेगा, क्योंकि पीएम किसान हैज़ नो प्रोविजन फॉर द लैंडलेस फार्मर, ठीक है। सही होगा गाइस, आपको समझ में आ रहा हूँ। फर्टिलाइजर इन इंडिया लेते हैं। देखो फर्टिलाइजर इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए आपको बड़े क्रिएटर्स, आपको पता है किस तरह से 1966 के बाद हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया और किस तरह से इंडिया ने एग्रीकल्चर में क्या क्या इंप्रूवमेंट करी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक पास किया था फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1957 में, ताकि हम जो सेल प्राइसिंग और क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर है उसको रेगुलेट कर सकें। अब उसी तरह मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर को भी एडिट किया गया था 1973 में, किस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर उसको रेगुलेट कर सकें। लेकिन क्या 1977 से पहले ना फर्टिलाइजर पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती थी। इस वजह से क्या हुआ, 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ था और फर्टिलाइजर की जो प्राइस थे वो बढ़ गए थे, और इस वजह से लोगों ने क्या किया, फर्टिलाइजर कम यूज़ करने लगे, और फर्टिलाइजर कम यूज़ करने लगे तो जो फूड के प्राइसेस थे वो धीरे धीरे बढ़ गए, क्योंकि ऑफकोर्स प्रोडक्टिविटी थी कम हुई। तो 1977 में गवर्नमेंट ने पहली बार क्या करा, इनके जो मैन्युफैक्चरर्स जो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर करते थे उनको सब्सिडी देनी स्टार्ट करी। फिर क्या हुआ, 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी इंपोर्ट आता था मेनली जो डीएपी का था, डाई अमोनियम फॉस्फेट का, और जो पोटाश का था 1992 में, उसको उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं की, लेकिन जो यूरिया का इंपोर्ट आया था उसको उसकी इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन करा और उसको कैनलाइज करा। अब क्या फर्टिलाइजर से इंडिया ओवरव्यू देख लेते हैं। देखो गाइस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं। इंडिया सब सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है यूरिया का फर्टिलाइजर आफ्टर चाइना। इंडिया ऑल्सो रैंक सेकंड इन द प्रोडक्शन प्रोड्यूस भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का इंडिया सेकंड प्रोड्यूसर है, और थर्ड है फोस्फेटिक फर्टिलाइजर में। वेयर एज द जो रिक्वायरमेंट ऑफ पोटाश इज मेट थ्रू द इम्पोर्ट, लेकिन जो पोटाश है हम मेनली इम्पोर्ट से ही क्या करते हैं, अपनी पूरी करते हैं। एज देयर आर लिमिटेड रिजर्व्स ऑफ पोटाश इन द कंट्री, क्योंकि हमारी कंट्री में पोटाश इतना नहीं बनता, मेनली हमारी कंट्री में नाइट्रोजन और फोस्फेट बनते हैं लेकिन पोटाश नहीं बनता। ये आपको पता है। फर्टिलाइजर हमारी 8 कोर इंडस्ट्री में से वन ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्री है। फर्टिलाइजर को भी हम 3 तरह कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखो प्राइमरी फर्टिलाइजर्स वो होते हैं ऑन द टाइम ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे सप्लाई टू सोल, जैसे नाइट्रोजनस हो गए, ठीक है, पोटाश हो गया और फॉस्फेट हो गया, ठीक है, जैसे डाई अमोनियम फॉस्फेट। सेकेंडरी फर्टिलाइजर में मेनली हमारे जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत ही कम अमाउंट में हम डालते हैं, जैसे आयरन, जिंक, बोरोन, क्लोराइड। जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो हमें देखा गया, हमने अभी इतनी देते हैं 79,996 करोड़ पे देते हैं यूरिया के लिए, जबकि हम सबसे ज़्यादा यूरिया के लिए सबसे ज़्यादा हम सब्सिडी देते हैं, और बाकी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के लिए हम इतनी देते हैं, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है वो क्या है, इसके अंदर क्या है, अनाउंस किया हुआ है, फिक्स रेट ऑफ सब्सिडी दे रखी है ऑन ईच न्यूट्रिएंट ऑफ सब्सिडाइज पोटेशियम एंड द फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स नेमली नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश एंड सल्फर। ये 22 फर्टिलाइजर्स पे एप्लीकेड है अदर देन द यूरिया फॉर विच एमआरपी विल बी डिसाइडेड टेकिंग इनटू अकाउंट। इनका जो प्राइस होता है ना वो इंटरनेशनल प्राइस को पहले हम देखते हैं किस हिसाब से इंटरनेशनल प्राइस रेट है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, सब्सिडी देते हैं, ठीक है। तो यही फर्टिलाइजर के यूरिया सब्सिडी देख लेते हैं। गवर्नमेंट प्लान करिए टू मेक द रिलीज ऑफ द एवर राइजिंग सब्सिडी ऑन यूरिया फॉर फार मोर टारगेटेड देन नाउ। अब ये गवर्नमेंट क्या कर रही है कि हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकें ऑफ यूरिया सब्सिडी टू द बेनिफिशियरी फार्मर्स बैंक अकाउंट इंस्टेड ऑफ डीबीटी टू फर्म्स बेस्ड ऑन द पॉइंट ऑफ स्केल। अभी क्या, आप जैसे फार्मर है वो यूरिया सपोज करो इस दुकान से खरीद रहा है, लाइक दुकान ले लो, इस दुकान से खरीद रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ये गवर्नमेंट की दुकान है, गवर्नमेंट ने इसको पैसा दे रखा है कि ठीक है तू फार्मर्स को मतलब कि यूरिया दे दे, मैं तुझे इतने पैसे दे दिया करूँगी, ठीक है। लेकिन क्या कर रहे हैं, कभी कभी इसकी वजह से लीकेज बहुत होता है, तो अभी बैंक गवर्नमेंट सोच रही है कि मैं डायरेक्ट क्या है फार्मर्स को बोल देंगे तू जाके तू एक काम कर, तू मार्केट प्राइस पे खींच, बाकी जो सब्सिडी है वो मैं तेरे को तेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करा पाऊंगा। तो ये गवर्नमेंट अभी ये चूज़ करे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाए यूरिया सब्सिडी का टू द बेनिफिशियरी फार्मर्स बैंक अकाउंट इंस्टेंट, ना कि जो फर्म्स को वो
बेनिफिट ट्रांसफर देते हैं उससे जाकर वो सोच रहे हैं कि फार्मर्स को डायरेक्ट दे दिया जाए, ठीक है। द फार्मर क्या करेगा, द फार्मर विल पे द मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ द परचेज ऑफ द यूरिया। फार्मर क्या करेगा, मार्केट प्राइस पे खरीद लेगा एंड और फिर जो सब्सिडी थी वो उसको उसके आधार लिंक जो बैंक अकाउंट में वहाँ पे उसको मिल जाएगी, ठीक है। जैसे आप सिलेंडर देख लो, गैस सिलेंडर में क्या करते हो, जो मार्केट प्राइस आपको 650 या 700 रुपये का जितना होगा आप ले देते हो, उसके बाद जो आपकी सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है, ठीक है। इससे क्या होगा, हम लीकेज को रिड्यूस कर सकेंगे ऑफ द ऑर्गेनाइज सब्सिडी एंड द ब्लैक मार्केटिंग में, ठीक है। सीलिंग को हम पुट करेंगे यूरिया सब्सिडी में, सो दैट द जो फार्मर्स हैं वो भी ओवर यूज़ ना कर रहे, ठीक है, नाइट्रोजन फिर ताकि इसको हम कर्व कर सकें। जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वुड बी डायरेक्टली ट्रांसफर बाय द गवर्नमेंट टू द ई फार्मर ई वॉलेट। फार्मर की ई वॉलेट पर डायरेक्टली ट्रांसफर की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, और जो ई वॉलेट है वो अवेलेबल कराई जाएगी विद द रुपये किसान कार्ड, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं यूरिया प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग मैकेनिज्म। यूरिया इज मेड अवेलेबल टू फार्मर द स्टैट्यूटरी कंट्रोल प्राइस डिफरेंस। अब देखो मैंने आपको बोल दिया सब्सिडी कितनी प्रोवाइड की जाएगी, जो भी उसका जो उसने मार्केट प्राइस पे उसने लिया, सपोज उसको उसका मार्केट प्राइस 50 रुपये है और गवर्नमेंट ने आप उससे प्रॉमिस किया हुआ कि ठीक है तुझे मैं 10 रुपये में प्रोवाइड करूँगा, तो 40 रुपये है ना, 40 रुपये उसके सब्सिडी के रूप में उसके बैंक में आ जाया करेंगे, ठीक है। तो यही है कि किस तरह से वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेगा। द डिफरेंस बिटवीन द डिलीवरी कॉस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर दैट द फार्म किट एंड द MRP पेबल बाय द फार्मर इज गिवन एज सब्सिडी टू द फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर इंपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी इंडिया में देखा जाए 31 यूरिया मैन्युफैक्चर यूनिट है, और जिसमें जो 18 यूरिया यूनिट है वो एज अ रॉ मटेरियल नेचुरल गैस यूज़ करती हैं, लाइक डोमेस्टिक गैस यूज़ लिक्विफाइड नेचुरल गैस या फिर CBM यूज़ करती हैं। लेकिन जो 3 यूरिया यूनिट्स है वो नाफ्ता को यूज़ करते हैं एज अ फीड स्टॉक। और यूरिया पॉलिसी क्या है इंडिया में, कहते हैं यूरिया इज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर एंड इज हैविली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज दिया जाता है। टुडे यूरिया इज द ओनली फर्टिलाइजर विच रिमेन्स कंट्रोल। यूरिया सब्सिडी एक पार्ट है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स का एंड इज होली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू बजट सपोर्ट। यूरिया सब्सिडी में फ्रीड सब्सिडी भी इंक्लूड है फॉर मूवमेंट ऑफ यूरिया अक्रॉस द कंट्री। द न्यू यूरिया पॉलिसी 2015 में आई थी, उसको नोटिफाई किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के द्वारा, उसको एक्सटेंड कर दिया 2019-20 तक विद द ऑब्जेक्टिव ताकि हम क्या कर सकें, यूरिया को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके, उसकी एनर्जी एफिशिएंसी इन यूरिया प्रोडक्शन एंड रेशनलाइजिंग सब्सिडीज burden on the government. Continuation of the urea subsidy scheme till 2020 will ensure the timely payment of subsidy to the urea manufacturer resulting in timely availability of the urea to farmer, ठीक है। सो गाइस यही है इसमें कि यूरिया के बारे में। फूड ग्रेन मैनेजमेंट देख लेते हैं। FCI ने अभी क्या करा, कैबिनेट ने क्या करा, जो FCI को जो वो कैपिटल देता है ऑथराइज कैपिटल 3,500 करोड़ देता था, अब क्या कर दिया, इसको बढ़ा के 10,000 करोड़ दे दिया। कैबिनेट कह रहा है कि अब मैं 10,000 करोड़ का FCI को एलोकेट करूँगा। अब आपको FCI के बारे में सबको पता ही हो कि नहीं पता हो तो थोड़ा सा पढ़ लो। FCI के नोडल एजेंसी किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है। इसका काम यही है कि ताकि वो क्या कर सके, प्रोक्योर कर सके स्टोरेज एंड मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मेंटेनेंस बफर स्टॉक, ठीक है। जो भी क्या है फार्मर से मिनिमम स्पॉट प्राइस में क्या करती है, ये परचेज करती है फूड ग्रेन को, उनको स्टोर करती है और फिर क्या है जो PDS सिस्टम के थ्रू क्या करती है, गुड्स को बेचती है, ठीक है। तो ये सारा काम किसका है, FCI का है। FCI क्या करती है, फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करती है MSP फ्रॉम फार्मर्स ऑन एन ओपन एंडेड बेसिस दैट इज एक्सेप्टिंग ऑल द ग्रेन्स दैट आर सोल्ड टू बाय फार्मर। ये क्या करती है, प्रोवाइडेड द फूड ग्रेन्स मीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। जो प्रोक्योरमेंट परचेज किसके द्वारा भी की जा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी भी कर सकते हैं या फिर जो भी प्राइवेट राइस मिलर्स हैं उनके द्वारा भी की सकती है ऑन द बिहाफ ऑफ द FCI, ठीक है। ऑल द प्रोक्योर्ड मतलब कि FCI आगे भी ड्यूटी लगा सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज के या फिर प्राइवेट राइस मिलर्स की कि जाओ तुम खरीद लो इतने प्राइस पर, ठीक है। ऑल द प्रोक्योर्ड फूड ग्रेन्स फ्रॉम द सेंट्रल पूल, द ग्रेन्स आर मूव फ्रॉम द अब क्या जो भी ये जो फूड ग्रेन खरीदते हैं वो मेनली क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं जो भी कंज्यूमिंग स्टेट है वहाँ पे, ठीक है। जो सरप्लस स्टेट है जहाँ पे ज़्यादा उगी है उससे क्या करते हैं, कंज्यूमिंग स्टेट को ट्रांसफर कर देंगे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड द फॉर क्रिएशन ऑफ द बफर स्टॉक एंड स्टोर्ड इन द FCI गोडाउन। अभी ये जो फूड ग्रेन्स FCI के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिस्पोज की सकती है थ्रू स्टेल ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंदर भी क्या करती है, सेल करती है। अभी आपने देखा था जैसे क्राइसिस आया कोविड-19 की वजह से, तो अभी बात करिए कि ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू क्या किया जाए, बेचा जाए। उसमें क्या होएगा, ताकि जो फूड जो ग्रेन्स होते हैं उनको हम बेचते हैं एट प्री डिटरमाइंड प्लेस इन द ओपन मार्केट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनहेंस द सप्लाई ऑफ ग्रेन्स, ताकि जो ग्रेन्स की सप्लाई है वो हर जगह रह सके, स्पेशली ड्यूरिंग द लीन सीजन, मतलब कि जब सीजन भी नहीं है उस वक्त क्या है उन ग्रेन्स की सप्लाई बनी रहे, देयर बाई टू मॉडरेट द ओपन मार्केट प्राइजेज स्पेशली इन द डेफिसिटिज्म। इंडिया में देखा जो फूड ग्रेन्स है वो स्टोर की जाती है यूजिंग ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स बाय द स्मॉल फार्मर। जो सरप्लस ग्रेन्स है उसको स्टोर की जाती है गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या सेंट्रल स्टेट के जो वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा स्टोर किया जाता है। जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, दो FCI इंक्लूडिंग द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स एट MSP प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल लेबर एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो भी FCI के लगते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट उसके लगते हैं, फीड हैंडलिंग स्टोरेज एंड इंस्ट्रक्शन चार्जेस, वो सब क्या कौन देता है, गवर्नमेंट उनको दे देती है। डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक कॉस्ट एंड द सेंट्रल इशू प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन फ्रॉम वेरियस स्कीम इज ऑपरेशनल लॉस टू द FCI की जो भी इसको लॉस होता है वो रियम्बर्स किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एज द फूड सब्सिडी। देखो निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट्स क्या है, मैंने आपको एक सिंपल बता देती हूँ। क्या जो फार्मर्स क्या होते हैं वो अपने जो ग्रेन्स होते हैं, जो फूड ग्रेन्स होते हैं, उन्हें क्या करते हैं कि निगोशिएबल वेयर हाउस में बोल देते हैं कि ठीक है आप मेरे
को स्टोर कर लो। उस स्टोर के जो उनकी फूड ग्रेन को स्टोरेज के बदले क्या होता है, अगर उन्होंने फार्मर्स ने कोई लोन लेना हो ना, तो जो निगोशिएबल वेयर हाउस है उनको एक रिसीप्ट दे देते हैं कि उनके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, लोन खरीद सकते हैं। ठीक है, एक तरह से वो क्या है, सर मैं आपको मेरे पास हो गया, मतलब कि एक तरह से सिक्योरिटी के रूप में हो जाता है कि ठीक है अब आप लोन ले सकते हो। तो निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट क्या होता है, ये इशू की जाती है रजिस्टर्ड वेयर हाउस के द्वारा, इनेबल फार्मर ताकि लोन ले सके फार्मर फ्रॉम बैंक्स अगेंस्ट दिस NWR। इट इनेबल्स देम टू एक्सटेंड द सेल्स पीरियड ऑफ द मॉडरेटली पेरिशेबल प्रोजेक्ट ड्यू टू द हार्वेस्टिंग सीजन। कंसिक्वेंटली निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट कैन अवॉइड डिस्ट्रस्ट सेल ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय द फार्मर इन द पीक मार्केटिंग सीजन। कभी कभी क्या होता है, पीक जब सारा सीजन होता है तो उन पर बहुत ज़्यादा मतलब कि अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है फार्मर के पास, तो क्या होता है उनका रेट उनको कम मिलता है। तो अब क्या है कि वो जल्दबाजी में ना बेचे, कम प्राइस में ना बेचे फार्मर, तो क्या है जो निगोशिएबल वेयर हाउस में आप अपने फूड ग्रेन को क्या कर सकते हो, स्टोर करा सकते हो और बाद में क्या कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो। ठीक है, अब कितने टाइप ऑफ स्टोरेज है देखो, ये आपको पता ही होगा, मैं आपको सिंपल बताती हूँ। अंडरग्राउंड स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है, इसमें मेनली क्या होता है, डग आउट स्ट्रक्चर्स में करते हैं, अंडरग्राउंड करते हैं, ये सेफर होते हैं। ठीक है, और कोई भी लाइक डैमेज नहीं होता या कोई मतलब कि जो रेन या विंड की वजह से कोई इनको इफेक्ट नहीं पड़ता और इनसे क्या रहता है, इनमें सेफ रहते हैं। ठीक है, सरफेस स्टोरेज स्ट्रक्चर में मेनली बैग स्टोरेज है, बल्क या लूज स्टोरेज हो गया। लार्ज स्केल स्टोरेज आपको पता है, कैप स्टोरेज, कवर एंड प्लेट। ठीक है, जैसे गेहूं है उसको बोरी में रखा और उसके ऊपर क्या कर दिया, एक वो कर दिया, कवर कर दिया उन्हें। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें ये वैसे सस्ता होता है लेकिन इसमें लॉस ऑफ ग्रेन बहुत होता है। ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज मेथड है। ठीक है, ये बहुत मतलब कि बेकार मेथड है देखा जाए। सीलोज में क्या होता है, ग्रेन इन बल्क को अनलोड किया जाता है कन्वेयर बेल्ट में और फिर इनको मैकेनिकल ऑपरेशन के थ्रू स्टोरेज स्ट्रक्चर में भेजा जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है ना हर सीलो की 25,000 टन होती है। वेयर हाउसिंग क्या होता है, कोई साइंटिफिकली स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये मेनली क्या होता है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द स्टोर प्रोडक्शन। दिस मीन सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन होगी, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन होंगे, FCI होगी। ठीक है, तो PDS रिफॉर्म देख लेते हैं। अभी क्या है, PDS में ऑटोमेशन लाने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल को स्टार्ट किया, इनिशिएट इन पंजाब। तो मैंने ये आपको बताया भी था। अभी क्या है, जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम चल रही है, तो उसके अंदर क्या है, अभी क्या है कि अगर किसी भी जो लेबर है या कोई भी जो बेनिफिशरी है, ठीक है, अगर उसे अपना FCI से मतलब एक सेकेंड अपना फेयर प्राइस शॉप से कोई भी अगर राशन खरीदना है जो सब्सिडाइज फॉर्म में मिलता है, तो वो सिर्फ वहीं से खरीद सकता है जहाँ पे उसका राशन कार्ड है, वहाँ जहाँ वो रहता है। ठीक है, लेकिन वो कहीं और से नहीं खरीद सकता। अभी आपको पता है कोविड-19 की क्राइसिस की वजह से हमने देखा गया कितना लोगों को खाने के पीछे से मारा मारी हुई है। ठीक है, इस वजह से गवर्नमेंट बात करी है कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से क्या होएगा, जो माइग्रेंट लेबर किसी भी स्टेट में रह रहा है वो अपने उस राशन कार्ड से कहीं भी ले सकता है, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही दुकान से ले सको। ठीक है, तो यही है टू ब्रिंग, ताकि PDS सिस्टम में हम ऑटोमेशन ले सके, तो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ स्केल को इनिशिएट किया गया पंजाब में। देखो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ स्केल से क्या बेनिफिशियरी क्या करेगा, उनके फिंगरप्रिंट्स को हम मतलब चेक करेंगे और जो उनका आधार कार्ड है जो कि जो उनका राशन कार्ड है जो कि आधार कार्ड के साथ लिंक है, उससे हम क्या करेंगे, उनको क्या कर देंगे, वो जो भी उनका जो राशन है उनको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यही है। आंध्र प्रदेश पहली स्टेट थी जिसने अडॉप्ट किया था ऑटोमेशन ऑफ द PDS फॉलोइंग विच डायरेक्टिव्स वर इशूड नेशन वाइड टू ऑल द स्टेट टू कैरी आउट द ऑटोमेशन। PDS आपको पता होगा, PDS का करती है सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स करती है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी टू पुअर पीपल थ्रू नेटवर्क ऑफ द फेयर प्राइस शॉप एट द सब्सिडाइज प्राइस। ठीक है, ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एलोकेशन विद इन द स्टेट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, इशू ऑफ राशन कार्ड, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सुपरविजन ऑफ फूड ग्रेन्स टू द FPS रेस्ट विद द स्टेट। अब फर्दर फोकस ऑन पुअर हम क्या करते हैं, टारगेटेड, अब फोकस पुअर पे ज़्यादा फोकस करने के लिए हमने टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम लेके आए थे 1997 में। ठीक है, प्लान स्कीम ऑन एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम इज बीइंग रन। अभी ऑलरेडी कोलैबोरेशन में रन हो रही है हर स्टेट हर यूटी में अंडर द 12th 5-year प्लान। वैलिडिटी जो है स्कीम की वो एक्सटेंड कर दिया अप टू द March 2020। इट इंक्लूड्स द डिजिटाइजेशन ऑफ द राशन कार्ड बेनिफिशियरी डाटा, ऑटोमेशन ऑफ द FPS, आधार सीडिंग एंड द इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ स्केल मेथड। ठीक है, अब वन नेशन कार्ड इनिशिएटिव देखो मैं बहुत बार ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो मैं फिर भी चलो एक बार डिस्कस कर देती हूँ। ठीक है, इसमें ये है कि सेंटर ने बोला कि आज स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि इस पैटर्न को अपनाओ। ठीक है, तो इसे ये स्टेप टुवर्ड द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके 12 स्टेट्स को इंटीग्रेट कर सको ना सिंगल पोर्टेबिलिटी सिस्टम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेटवर्क की तरह। इससे क्या होगा, इट विल इनेबल बेनिफिशियरीज ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी टू परचेज सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप इन द स्टेट। मतलब किसी भी स्टेट से किसी भी फेयर प्राइस शॉप से क्या कर सकते हो, अपना राशन खरीद सकते हो। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से क्या विल रेंट राशन कार्ड होल्डर्स बाय फूड ग्रेन्स एनीवेयर इन द कंट्री। ठीक है, राशन कार्ड इशू किसके द्वारा करते हैं, मेनली स्टेट के द्वारा इशू किया जाता है एंड बेनिफिशियरी नाउ हैज एक्सेस टू राशन शॉप इन द इशूइंग स्टेट अलोन। ठीक है, इसके कुछ डिसएडवांटेज तो हमने पढ़े थे, हमने जून की मैगजीन, अगर आपने नहीं पढ़ी ना तो मई की एक काम करना, मई की मैगजीन जाना,
मेरे प्लेलिस्ट में बनी हुई मई की मैगजीन में, उसमें सारा गिवन है वन नेशन वन राशन करके, ठीक है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था किस तरह जो हम नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी कर सके रेशन कार्ड होल्डर्स की अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013 थ्रू वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। इट इनेबल्स, इससे क्या होगा जो माइग्रेटरी लेबर्स होते हैं, जो उनके बेनिफिशियरीज होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, फूड ग्रेन किसी फेयर प्राइस शॉप से खरीद सकते हैं बाय यूजिंग देयर, जो उनका राशन कार्ड है उसी के थ्रू, इशूड इन देयर होम स्टेट यूपी स्टेट और यूटी। आफ्टर बायोमेट्रिक भी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल से पहले क्या होएगा, उनकी फिंगरप्रिंट्स को चेक किया जाएगा, उनकी ऑथेंटिफिकेशन होगी, ठीक है, जो भी फेयर प्राइस शॉप है फिर उसके बाद उनको राशन दे दिया जाएगा, ठीक है। एक्सेस पर्पज से अभी क्या एफसीआई ने देखा कि जो सेंट्रल 6 साल में सबसे ज़्यादा हमारा फूड ग्रेन का हिट हाई हुआ है, जिस वजह से जो एफसीआई से सोच रहा है कि जो बीपीएल फैमिलीज़ को जो फूड एलोकेट करता है उनका जो एलोकेशन है वो इंक्रीज़ करेगी। मेजर रीज़न क्या है कि इसका जो हमारा इतना बफर स्टेक एक्सेस क्यों है कि हमारा फूड ग्रेन ओवर सप्लाई हो रहा है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन स्टेक होल्डर्स एंड ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट एंड नो ऑटोमेटिक लिक्विडेशन रूल। प्राइस एफिशिएंट पेमेंट स्कीम क्या है, ये देखो हरियाणा ने भी डिसाइड किया कि कुछ और ग्रुप्स को अंडर लेके आएगा भवंतर भरपाई योजना। देखो आपको नॉर्मली भी पूछ सकता है भवंतर भरपाई योजना कौन सी स्टेट की योजना, तो आपका पता होना चाहिए, ये हरियाणा के द्वारा लेके आई हुई है, ताकि टू एंश्योर फार्मर्स ऑफ द फेयर प्राइसेस फॉर देयर प्रोड्यूस एंड एम्फोसाइज ऑन द डाइवर्सिफिकेशन होता है। देखो ये प्राइस एफिशिएंट पेमेंट स्कीम है हरियाणा की, जिसमें कि हम जो फार्मर के जो रिस्क है ऑफ गेटिंग द लो प्राइसेस ऑन दिस वेजिटेबल, उनके रिस्क को रिड्यूस कर सकें बाय प्रोवाइडिंग देम अ प्रोटेक्टेड प्राइस, ठीक है, उन्हें प्रोटेक्टेड प्राइस देके उनका जो रिस्क है ना लो प्राइसेस को उसको रिड्यूस कर सकें। अब इसके अंदर क्या है, फार्मर्स आर प्रपोज टू बी कंपनसेटेड फॉर द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और जो उसका एक्चुअल में मार्केट प्राइस है उसके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो अंडर उसके जो स्कीम में क्या वो जो पैसा है ना वो उसको दे दिया जाएगा फार्मर को, ठीक है, ठीक है। सेंट्रल स्कीम जो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है वो भी वन ऑफ द कंपोनेंट है प्राइस एफिशिएंट पेमेंट स्कीम का, वाइल अदर कंपोनेंट्स इंक्लूड प्राइस सपोर्ट स्कीम एंड द पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकेज स्कीम, ठीक है। कुछ और सिमिलर काइंड ऑफ स्कीम्स है जो और स्टेट के द्वारा भी चलाई जा रही है, जैसे मध्य प्रदेश के द्वारा भवंतर भुगतान योजना चलाई जा रही है, और इवन कर्नाटका में तो इसमें मिल्क फार्मर्स है ना उनको भी ये क्या दिया जा रहा है, इसका बेनिफिट दिया जा रहा है। सो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम पोर्टल के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।